Good morning and welcome to third class of chemical kinetics. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English medium. Today we are going to discuss order of reaction and basically zero order reaction and rate integrated law. So first of all, how can we define order of reaction? So order of reaction may be defined as the sum of power of concentration term of reactant. आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट इंटीग्रेटेड लॉ. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है तो हम देखेंगे सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो विभिन्न रिएक्शन में हम उसके ऑर्डर की बात करेंगे. हम हेडिंग करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. सो हाउ कैन यू डिफाइन ऑर्डर? तो it may be defined as, we can write, it may be defined as sum of power of concentration term of reactant. मतलब रिएक्टेंट के पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म का सम. एक जनरल रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं. हम देखेंगे A प्लस बी और ये मेरा प्रोडक्ट बन गया. और इसमें हमने जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात की थी, स्मॉल a एंड स्मॉल b हमने दिया. हम रेट लॉ से रेट इज इक्वल टू जानते हैं फ्रॉम रेट लॉ. रेट इज बराबर के और a टू द पावर m हो जाएगा और b टू द पावर n हो जाएगा. वेयर m एंड n is the power of concentration term of reactant A and B. हम लिखेंगे where M and N are the power of concentration term of reactant A and B. So order may be M plus N. यहाँ लिखेंगे order is equal to M plus N. तो अब हम क्लियर समझ पाए कि जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म होगा उसके सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे. अगर इसके यूनिट की बात करें तो चूंकि हम जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू के और रिएक्टेंट अगर जनरलाइज वे में हम लें तो आर टू द पावर एन हो जाएगा. और हम अगर के बराबर निकालने का प्रयास करें तो यहां से के इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा मेरा रेट बाय R टू द पावर n. तो चूंकि रेट के बारे में हम लोग जानते हैं दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. तो मोल पर लीटर पर सेकेंड जो है रेट का यूनिट हो गया और जो भी पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म होगा उस हिसाब से हम उसके ऑर्डर को देखेंगे और उसके यूनिट की बात करेंगे. तो ये सारी बातें को हम यहाँ मिटा दें, इसको रहने देते हैं. के इज इक्वल टू रेट बाय आर टू द पावर n.
अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आधार पर अलग अलग जो रिएक्शन है उसे अलग अलग हम विस्तार पूर्वक डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। तो पहले हम आज पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम हेडिंग करेंगे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन। So how can we define zero order reaction? In this reaction we can say the rate remains constant throughout the reaction, and rate remains constant means rate does not changes with time, or you can say rate does not changes with change in concentration of reactant. सो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि रेट हमेशा कांस्टेंट हो थ्रू आउट द रिएक्शन। तो लिखेंगे इन सच रिएक्शन रेट रिमेन्स कांस्टेंट throughout the reaction, or we can say कि the rate does not changes with change in concentration of reactant. Rate does not changes with change in concentration of reactant। मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंज के आधार पर हम रेट को यहां पर चेंज होते नहीं देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू रेट लॉ से फ्रॉम रेट लॉ रेट इज इक्वल टू के, और यहां रिएक्टेंट लिखेंगे दिस इज टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन जीरो। क्लियर हो गया एकदम। अब हम जब पावर ऑफ कंसंट्रेशन जीरो है दैट मीन्स हम रेट को रेट कांस्टेंट के यहां बराबर लिख सकते हैं। तो रेट इज इक्वल टू के। अब हम अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट चूंकि हमने पहले ही लिया है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रेट बाय आर टू दी पावर एन के जगह मेरा यहां जीरो हो जाएगा। और अब हम यहां जब किसी चीज पे पावर जीरो होता है तो वह 1 के इक्वल हो जाता है, और रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम दैट मीन्स हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर टाइम, या मोल पर लीटर हम सेकेंड लिख देते हैं। नीचे 1 हो गया और फाइनल मेरा यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम देखने वाले हैं चूंकि चेंज इन कंसंट्रेशन सीधे कहिए कि डज नॉट चेंज, द रेट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ अगर हम लोग देखते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। यहां हम कंसंट्रेशन दे दें और यहां रेट दे दें। तो इस दोनों के बीच जब ग्राफ देखते हैं हम तो दैट इज पैरेलल टू द कंसंट्रेशन। ये चूंकि हम देख रहे हैं कि रेट रिमेन्स कांस्टेंट एंड रेट डज नॉट चेंजेज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन। तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच हम एक रिलेशन देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ दैट इज पैरेलल टू द कंसंट्रेशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा। मिटा देते हैं इसे।
चलिए, तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। H2 प्लस Cl2, ये मेरा हो जाएगा 2HCl। लेकिन इस रिएक्शन में हम देखेंगे क्या कि ये जो रिएक्शन कैरी आउट होता है दैट इज H न्यू, डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में होता है या अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को इस रूप में देते हैं। और भी दूसरा एक रिएक्शन जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें, इन प्रेजेंस ऑफ गोल्ड एज ए कैटलिस्ट हाइड्रोजन और आयोडीन में ये टूट जाता है। तो हम 2HI ले लें और इन प्रेजेंस ऑफ गोल्ड ये H2 प्लस I2 में टूट जाएगा। और एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जैसे अमोनिया। तो NH3 प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो NH3 भी ले लेंगे हम प्लैटिनम की उपस्थिति में, N2 प्लस H2। हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम 2 दे देंगे, N2 N2, और यहाँ 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6। इस तीनों रिएक्शन में हम ये पा रहे हैं कि जो रिएक्टेंट होता है तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वह चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कांस्टेंट है। तो हम देखते हैं कि रेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो चूंकि ये जो रिएक्शन है, जो प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे साधारण तरीका है कि अगर कोई रिएक्शन है, चाहे वो यूनिमोलिकुलर हो, बायोमोलिकुलर हो, जो भी रिएक्शन हो, अगर कैटलिस्ट हम दे देते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो हम रेट इंटीग्रेटेड लॉ की बात करेंगे और रेट इंटीग्रेटेड लॉ के माध्यम से हम रेट कांस्टेंट का रिलेशन निकालेंगे और हाफ लाइफ देखेंगे। तो रेट इंटीग्रेटेड लॉ फॉर, क्या देते हैं इसे, रेट इंटीग्रेटेड लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टोटली डिपेंड है। तो हम अगर इसे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी मदद मिलेगा। तो हम कोई जनरल रिएक्शन ले लें, जैसे रिएक्टेंट जो है R एक रिएक्टेंट है और यह प्रोडक्ट में P प्रोडक्ट में चेंज हुआ। तो हम रेट लॉ से क्या जानते हैं कि माइनस dR/dt इज इक्वल टू K, और जो मेरा रिएक्टेंट है उस पर जो पावर है, तो चूंकि यहाँ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म 0 हो गया तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू माइनस dR/dt इज इक्वल टू K, और यहाँ पर जो हो जाएगा R⁻⁻0। अब हम देखेंगे कि इस दोनों को जब कोरिलेट करें तो ये तो जो है चूंकि R⁻0 हो गया, दैट मीन्स ये 1 के इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं, इधर ले आए जरा, dR/dt इज इक्वल टू K। अब हम माइनस dR इज इक्वल टू K dt लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, आगे बढ़ें इसे, कि माइनस dR बराबर K dt। तो माइनस dR बराबर K dt। अब हम इसे इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, या डायरेक्ट लिखें ऑन इंटीग्रेशन we get
तो जो इंटीग्रेशन होगा मेरा, चूंकि माइनस है तो माइनस तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए हम, और डी आर हो गया। और यहाँ भी चूंकि हम देख रहे हैं कि के जो है मेरा कांस्टेंट है, तो के बाहर हो जाएगा और डी कि ये माइनस आर निकल करके आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू के टी, के और टी प्लस एक कांस्टेंट लग जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे के टी प्लस आई लिखिए या सी लिखिए, सी लिखेंगे वेयर, नीचे लिख देते हैं वेयर सी इज, सो सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि when t इज इक्वल टू 0, जब समय में परिवर्तन नहीं हुआ है, दैट मीन्स जो मेरा रिएक्टेंट है वो 100% है, दैट मीन्स r इज इक्वल टू आर नॉट। तो हम लिखेंगे when t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू आर नॉट। तो इसको हम यहां पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अब हम देखेंगे कि बाय पुटिंग दिस वैल्यू, बाय पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1, अब इस इक्वेशन 1 में हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो मेरा इक्वेशन है माइनस आर, दिस इज इक्वल टू के टी प्लस सी। तो हम देख रहे हैं यहां से कि t इज इक्वल टू मेरा यहां 0 हो गया, और r के जगह हम r नॉट ले लिए, तो माइनस हो गया मेरा ये r नॉट, दैट इज इक्वल टू ये कंप्लीट जो है 0 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू c। अब हम क्या करेंगे कि इस c के वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे। जो मेरा इक्वेशन 1 है, बाय पुटिंग द वैल्यू, अगेन लिख सकते हैं, अगेन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में इस c का वैल्यू हम लेकर के आते हैं, तो क्या देखते हैं, ये मेरा इक्वेशन है माइनस आर, दिस इज इक्वल टू के टी प्लस सी। तो यहाँ c के जगह हम लिख दे रहे हैं माइनस आर नॉट। क्लियर है एकदम। अब इस आर नॉट को हम अगर इधर दे दें तो ये माइनस साइन चेंज होकर प्लस में आ जाएगा, और के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर हो जाएगा मेरा। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। अब हम टाइम निकालना हो तो t इज इक्वल टू करेंगे, और रेट कांस्टेंट निकालना हो तो k इज इक्वल टू करेंगे। तो दोनों फॉर्म में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर t इज इक्वल टू करना हो तो आर नॉट माइनस आर बाय के आ जाएगा, और वही हम k इज इक्वल टू निकालेंगे तो आर नॉट माइनस आर बाय टी आ जाएगा। तो ये जो मेरा रिलेशन हो गया, दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करने वाले हैं हाफ लाइफ की। इसे हम एज ए इक्वेशन 2 मान सकते हैं, और भी हम इसे k इज इक्वल टू 1/t कर दें, और स्मॉल ब्रैकेट में करके भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। बहुत आसान हो गया। अब
ये हो ही गया, तो अब यहाँ हमको चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं हाफ लाइफ, तो इसे मिटा देते हैं। और सिर्फ इस वैल्यू को हम छोड़ते हैं, क्योंकि इसी वैल्यू पर हम काम करेंगे। और दिस इज रिगार्डेड एज इक्वेशन सेकेंड। तो इम्पॉर्टेंट सब न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम देखेंगे। हम देखने वाले हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होता है? तो इट इज़ द टाइम in which the concentration of reactant is reduced to half of its original value। मतलब जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है दैट मीन्स 100%, तो यह वह समय है जिसमें कि उसका कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर के हाफ हो जाए। तो हम लिखेंगे, पहले हेडिंग करेंगे हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज़ द टाइम इन विच, हम लिखेंगे इट इज़ द टाइम in which the concentration of reactant is reduced to half। The concentration of reactant is reduced to half of its original value। तो जो ओरिजिनल वैल्यू मेरा 100% है उसका हाफ हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं कि जब हाफ हो जाएगा दैट मीन्स टी को हम लोग टी हाफ के रूप में हम यहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज टी हाफ। अब हम देखने वाले हैं कि व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ दैट मीन्स आर इज इक्वल टू आर नॉट। व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ, जब टाइम मेरा हाफ हो जाएगा दैट मीन्स आर, टी इज इक्वल टू टी हाफ, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट बाय 2। तो मेरा जो 100% था वह हाफ हो गया। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकेंड में हम ये वैल्यू पुट करें। इक्वेशन सेकेंड मेरा कह रहा है k इज इक्वल टू 1/t आर नॉट माइनस आर। क्लियर है? अब हम क्या देख रहे हैं कि k तो ठीक है, k 1/t के जगह हम t हाफ ले लेंगे तो t हाफ हो गया। और हम देखेंगे कि यहाँ मेरा आर नॉट है, ये तो जैसे है वैसा रहेगा, और आर के जगह हम आर नॉट बाय 2 ले रहे हैं। हम इसे इधर कर दें तो 1/k हो जाएगा, तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/k। अब हम ये एलसीएम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2। अब हम देखने वाले हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू 1/k। तो ये 2 आर नॉट माइनस आर नॉट मेरा आर नॉट हो जाएगा और आर नॉट बाय 2 हो जाएगा। तो हम
इसे आप हटा सकते हैं इजीली, और हम लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाय 2k। तो इस दो रिलेशन पर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एक ग्राफ हम देखना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम। तो हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाए, आप ग्राफ को वॉच कीजिए कि किसके वर्सेस किसका ग्राफ है। ये रेट और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ है, तो कंसंट्रेशन के पैरेलल जो है लाइन जाएगा जीरो ऑर्डर के केस में। लेकिन अभी जो हम देखने जा रहे हैं ग्राफ, वो कंसंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में है। तो इसे हम मिटा दें। क्लियर हो गया होगा ये सारा चीज। तो हम ग्राफ देखने वाले हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। तो ग्राफ बिटवीन concentration of reactant versus time, and time लिखिए। चलिए, तो ये जो मेरा ग्राफ आने वाला है, इधर हम कंसंट्रेशन और टाइम देख रहे हैं। तो ये जो स्लोप होगा, k इज इक्वल टू जो मेरा स्लोप होगा दैट इज निगेटिव, और हम इस रूप में इस ग्राफ को देखेंगे। आर नॉट हो गया, और दिस इज इक्वल टू निगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन। जो वैल्यू आएगा वो इस रूप में आएगा। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो होता है रिमेन्स कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द रिएक्शन, एंड रेट डज नॉट चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन कंसंट्रेशन। तो हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ को इस तरह से दिखा सकते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट जो मेरा 4th क्लास होगा, इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ग्राफ को देखेंगे, रेट इंटीग्रेटेड लॉ के आधार पर हम रेट कांस्टेंट का रिलेशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और जो स्टूडेंट अभी लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, उन्हें यह इन्फॉर्मेशन जाए कि क्लास 12th के लिए जो केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए लाइव जो है क्लास अवेलेबल है। आज मेरा 3rd क्लास था केमिकल काइनेटिक्स का, और अब तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ये 4था चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। यह भी 4 से 5 क्लास में मेरा समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से निरंतर मेरा क्लास चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप देख रहे हैं यशराज केशवराज ठाकुर। Thank you for watching my video. Glaze